हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल के रासायनिक गुणों को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग था फिनॉल के OH समूह की अभिक्रियाएं, जिसे हम फिनॉलिक समूह भी बोलते हैं। फिनॉलिक समूह की अभिक्रियाएं वो हमने पढ़ ली थी, उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लिए थे। दूसरा भाग था फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। उसी भाग को आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। आपको एक बात अच्छे से पता है कि फिनॉल का जो बेंजीन वलय है वो इलेक्ट्रॉन सन्निही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। कोई इलेक्ट्रॉन सन्निही आएगा और इस फिनॉल के बाकी बचे 5 कार्बन, एक कार्बन पे तो OH जुड़ा हुआ है, बाकी 5 कार्बनों पर एक एक हाइड्रोजन होता है। बाकी बचे 5 कार्बन में से किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके आने वाला इलेक्ट्रॉन सन्निही जुड़ जाता है। हाइड्रोजन को H+ में ही हटाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सन्निही आएगा तो इलेक्ट्रॉन सन्निही को ही प्रतिस्थापित करेगा। तो इन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन सन्निही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरी बात यह है, मैंने कहा कि 5 में से किसी भी कार्बन पे जुड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना किसकी होती है? या तो आकर जुड़ेगा ऑर्थो स्थिति पर या आकर जुड़ेगा पैरा स्थिति पर। उसका कारण क्या बताया जाता है कि फिनॉल में जो OH समूह है ये निर्देशी प्रभाव वाला होता है, यानी कि आने वाले इलेक्ट्रॉन सन्निही को, ये देखिए ये है बेंजीन। बेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन सन्निही आ रहा है बेंजीन की तरफ, और हमको पता है कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, जिसको हम दिखाते नहीं हैं। अब इलेक्ट्रॉन सन्निही आया तो ये किसी भी एक हाइड्रोजन को, बेंजीन के 6 के 6 कार्बन एक समान होते हैं, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर जुड़ सकता है आसानी से। मान लिया इस हाइड्रोजन को हटाया तो इलेक्ट्रॉन सन्निही यहाँ आकर जुड़ गया। बाकी बंधन की स्थिति वैसी की वैसी है, बाकी जिन कार्बनों के पास हाइड्रोजन है उनके पास वैसे के वैसे हाइड्रोजन बचे रह गए। तो ये उत्पाद बन गया और एक इलेक्ट्रॉन सन्निही ने दूसरे इलेक्ट्रॉन सन्निही को प्रतिस्थापित कर दिया। ये है इलेक्ट्रॉन सन्निही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। लेकिन फिनॉल में क्या होता है, देखिए ये कार्बन भी दर्शाता हूँ अब की बार। फिनॉल में इस कार्बन को हमने दे दिया OH। इस कार्बन के ऊपर है क्रियात्मक समूह OH और प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। इस तरह की ये संरचना होती है फिनॉल की। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन सन्निही आएगा, इलेक्ट्रॉन सन्निही को E से लिखते हैं और उस पर कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। तो ये जब आया तो इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, OH है। OH तो नाभिक सन्निही समूह होता है, तो इसको तो ये प्रतिस्थापित कर नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने कहा कि बाकी बचे 5 कार्बन में से किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। और वो कौन से हाइड्रोजन को करेगा वो निर्धारित कौन करता है? ये OH समूह। ये OH समूह कहता है इस इलेक्ट्रॉन सन्निही से कि या तो आकर ऑर्थो पे जुड़ो या फिर पैरा पर जुड़ो। तो जो अभिक्रियाएं होती हैं उनसे बनने वाला उत्पाद या तो ऑर्थो उत्पाद बनेगा या पैरा उत्पाद बनेगा, इलेक्ट्रॉन सन्निही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में फिनॉल की। तो यहाँ आकर इस H को प्रतिस्थापित करके जुड़ गया, H बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन सन्निही आकर यहाँ जुड़ गया। या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन सन्निही पैरा पर जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको निर्देशित कौन कर रहा है? फिनॉल का क्रियात्मक समूह OH समूह। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन सन्निही, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। और फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं में हमने देखा था, फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं जब हमने बनाई थी तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि फिनॉल की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋण आवेश आता है। अनुनादी संरचनाओं में दोनों ऑर्थो पे आता है, पैरा पे आता है। यानी कि
आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ दिखेगा सबसे ज़्यादा, या तो ऑर्थो पे दिखेगा या पैरा पे दिखेगा। तो ये OH से ये इलेक्ट्रॉन स्नेही पूछता है कि भाई कहाँ जुड़ना है, तो OH क्या बताएगा कि 2-3 जगह हैं, किसी भी स्थिति पर जाके जुड़ जाओ, मेटा पे मत जुड़ना क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। आप इलेक्ट्रॉन स्नेही हो, आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या तो ऑर्थो पे जाओ या पैरा पे जाओ। तो ये निर्देशित करता है, जबकि बेंजीन में कोई निर्देश करने वाला नहीं था, तो कोई भी आकर किसी भी स्थिति पर आकर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ सकता है। ठीक है, ये फ़र्क है बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में और फिनॉल की। फिनॉल में निर्देशी प्रभाव वाला समूह जुड़ा होता है जो निर्देशित करता है कि या तो ऑर्थो उत्पाद बनेगा या फिर पैरा उत्पाद बनेगा। ये लगभग बराबर ही मात्रा में बनते हैं, ज़्यादा पैरा बनता है उसके बाद, लेकिन ये 1-2% का ही अंतर होता है। यही लिखा है, बेंजीन वलय के द्वारा फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। वलय पर जुड़ा OH समूह ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह होता है, अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ता है। तो अब कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहली है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब है कि फिनॉल की बेंजीन वलय पर NO2 समूह का जुड़ना ही नाइट्रीकरण कहलाता है फिनॉल का। नाइट्रीकरण 2 तरह से होता है। पहला तरीका है कि हमने फिनॉल में तनु नाइट्रिक अम्ल मिलाया और उसे गर्म किया, तो फिनॉल की बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नाइट्रिक अम्ल से आने वाला NO2+ यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आकर जुड़ गया। तो यहाँ एक अभिक्रिया मैंने ऐड नहीं करी है, वो आप समझ जाना कि नाइट्रीकरण होता है तो पहले क्या होता है, HNO3 के 2 अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो इन 2 अणुओं के आपस में अभिक्रिया करने से क्या क्या बनता है, एक तो बनता है NO2+ जो हमें चाहिए था, एक बनता है NO3- और एक बनता है जल का अणु। ठीक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है NO2+, ये जाता है फिनॉल के पास और फिनॉल के ऑर्थो और पैरा स्थिति पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके खुद जुड़ जाता है। यहाँ पर ये है नाभिक स्नेही, तो देखो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता क्योंकि ये इसके ऊपर पहले से ही ऋण आवेश है। ये जब फिनॉल के पास जाएगा तो फिनॉल के पास तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा है क्योंकि इसके ऊपर कौन समूह जुड़ा हुआ है, OH समूह है, ये +R प्रभाव वाला समूह है। तो बेंजीन वलय पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ आकर जुड़ेगा, तो पहले कौन भाग कर आता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही ही आता है और वो या तो ऑर्थो पे प्रतिस्थापित होता है या पैरा पे। ठीक है, और ये समूह किस तरह से बने, ये आयंस किस तरह से बने, इसके लिए आपको HNO3 की संरचना पता होनी चाहिए। हम डायरेक्ट ही देखते हैं, ये देखो ये है HNO3 की संरचना। ऐसा ही HNO3 का दूसरा अणु इसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं अब की बार उल्टा। ठीक है, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक जल का अणु बाहर निकलता है, यानी कि इसका मान लिया ये OH बंध टूटता है यहाँ से, तो इसका ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बंध टूटेगा, या इसके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच वाला बंध टूटता है। तो जब ये बंध टूटा तो ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गए, तो ये OH समूह ऋणात्मक बना और नाइट्रोजन हो गया धनात्मक। जब ये बंध टूटा तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर ऋण आवेश आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर धन आवेश आएगा। तो देखो कौन कौन से आयन बने, एक तो ये बना NO2+ आयन, ठीक है, एक बना OH- आयन, एक बना H+ आयन और एक बना ये क्या है, देखो NO3, ये ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश है, माइनस। तो यहाँ ये OH- और H+ तो आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, H2O, और 2 आयन हमें प्राप्त हो जाते हैं, NO2 और NO2+ और NO3-, जहाँ NO3 इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है या इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है,
और ये जाकर फिनॉल से अभिक्रिया करता है और फिनॉल से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, या तो बनाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं फिनॉल से अभिक्रिया कर लेता है और फिनॉल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, या तो बनाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या फिर बनाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, जो हमने अभिक्रिया में देखा। तो ये डायरेक्ट दिखा रखी है कि फिनॉल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाएं तो क्या बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये डायरेक्ट ही इसी तरह से एग्जाम में पूछी जाती है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। यदि नाइट्रीकरण करवाया जाए सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 अम्ल के मिश्रण के साथ, तो देखिए उत्पाद परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा, इम्पोर्टेंट भी है, ये रिएक्शन बार बार पूछी जाती है। यदि नाइट्रीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के द्वारा करवाया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। ये प्रबल अम्ल है क्योंकि इसकी वलय पर 3 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होते हैं। लेकिन मुख्य बात यही है कि केवल नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रीकरण करवाया जाता है तो NO2 समूह या तो ऑर्थो पे एक ही जगह पे आता है, या तो ऑर्थो पे आएगा, ऑर्थो में भी दो ऑर्थो होती हैं, केवल एक ही ऑर्थो पे आएगा, या फिर पैरा पे आएगा। ये दोनों उत्पाद अलग अलग है। लेकिन जब नाइट्रीकरण करवाते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ, तो जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं NO2 प्राप्त होता है। NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन से नहीं प्राप्त होता है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा मात्रा में बनता है क्योंकि ये दोनों ही सांद्र हैं, तो NO2 समूह बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं और ये जाते हैं फिर फिनॉल के पास अभिक्रिया करने। तो कम से कम 3 NO2 समूह एक साथ आक्रमण कर देते हैं और ये फिनॉल OH समूह कहता है कि भाई जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिख रहे हैं वहाँ वहाँ जुड़ जाओ। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ ज़्यादा है, अनुनादी संरचनाओं में हमें पता है फिनॉल की कि दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है। तो आने वाले NO2 आकर दोनों ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर आकर जुड़ जाते हैं और एक नया उत्पाद हमें प्राप्त होता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, पिक्रिक अम्ल की सीधी संरचना भी परीक्षा में पूछी जाती है कि पिक्रिक अम्ल की संरचना बनाकर IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम क्या आ जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, और ये फिनॉल है। फिनॉल तो IUPAC द्वारा वैध नाम है और ये है इसका रूढ़ नाम पिक्रिक अम्ल। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद है अगली बेंजीन वलय की अभिक्रिया, सल्फोनीकरण। अभिक्रिया के नाम के साथ ही अभिक्रिया का जो प्रारूप है वो आपके दिमाग में तैयार हो जाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि सल्फोनीकरण किसका, फिनॉल का। तो सबसे पहले फिनॉल दिमाग में आ जाना चाहिए कि फिनॉल के सल्फोनीकरण से क्या मतलब है कि फिनॉल के ऑर्थो या पैरा स्थिति पर कौन सा समूह आकर जुड़ने वाला है, या तो जुड़ेगा कौन सा समूह जुड़ेगा, SO3H समूह, सल्फोनिक समूह जुड़ना है ऑर्थो पर या पैरा पर। इसे ही क्या बोलते हैं, फिनॉल का सल्फोनीकरण। बस ये ध्यान में रखना है कि SO3H समूह कहाँ से आया इस अभिक्रिया में। तो SO3H कहाँ से आता है, H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ फिनॉल को मिलाकर गर्म करते हैं तो फिनॉल का क्या हो जाता है, सल्फोनीकरण हो जाता है। तो बात समझ में आई कि फिनॉल के साथ HNO3 मिलाकर उसे गर्म करते हैं तो फिनॉल का क्या होता है, नाइट्रीकरण होता है। क्या बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया हमने अभी क्या देखी कि फिनॉल के साथ नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों का मिश्रण डालकर गर्म करते हैं तो फिर नाइट्रोफिनॉल तो प्राप्त होता है, लेकिन कौन सा नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। लेकिन यदि फिनॉल की अभिक्रिया केवल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाए, यानी कि फिनॉल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर उसे गर्म किया जाए, तो फिनॉल का क्या होता है, सल्फोनीकरण होता है। और सल्फोनीकरण का मतलब है कि फिनॉल
के ऑर्थो या पैरा स्थिति पर SO3H समूह आकर जुड़ जाता है। दो H2SO4 के अणु पहले अभिक्रिया कर लेते हैं और उनसे ये आयन्स बनते हैं। एक धनायन बनेगा जो इलेक्ट्रॉन सनी का काम करेगा, ये जाकर फिनॉल से अभिक्रिया करेगा। एक ऋणायन बनेगा, ये ऋणायन इंतजार करता है किसका, फिनॉल से जो H+ बाहर निकला, यानी कि ये SO3H ऑर्थो पे जुड़ा तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसको बाहर निकाला इसने H+ के रूप में, -H+ के रूप में बाहर निकाला फिनॉल के हाइड्रोजन को। और ये H+ विलयन में पहले से पड़े ऋण आवेश, ये तो इंतजार कर ही रहा था, ये H+ विलयन में पहले से पड़े हाइड्रोजन सल्फेट आयन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, वही उत्प्रेरक फिर से बना लेता है H2SO4। तो ये अभिक्रिया यहाँ खत्म हो जाती है। मुख्य उत्पाद तो हमें दूसरे अभिक्रिया में प्राप्त हो जाता है, इसलिए ये अभिक्रिया इतनी महत्वपूर्ण होती नहीं है हमारे लिए। 3 पदों में ये अभिक्रिया होती है। H2SO4 के दो अणु आपस में कैसे अभिक्रिया करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ आपको। H2SO4 की संरचना में पता होनी चाहिए। ये H2SO4 की संरचना है। ऐसा ही दूसरा अणु इसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो देखो वही होगा, यहाँ से ये बंध टूटेगा और यहाँ से इसका ये बंध टूटेगा। ठीक है, तो कौन कौन से, देखो ये बंध टूटा तो ऑक्सीजन हो जाएगा ऋणावेशित और ये सल्फर हो जाएगा धनावेशित। ये बंध टूटा तो ऑक्सीजन हो जाएगा ऋणावेशित, ये हाइड्रोजन हो जाएगा धनावेशित। तो कौन कौन से आयन बने, ये देखो क्या बना, SO3H। ठीक है, ये बना, एक बना OH- और एक बना H+, और ये क्या बना देखो SO4 क्योंकि ऋण आवेश है ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O। एक बनता है धनावेश, एक बनता है धन आयन, एक बनता है ऋण आयन। यही तो है, यही तो लिखा है हमने कि H2SO4 के दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक बनता है ऋण आयन, एक बनता है धन आयन और एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। ये है सल्फोनिक आयन, फिनॉल के ऑर्थो या पैरा स्थिति पर आकर जुड़ जाता है। एक बनता है ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक अम्ल, एक बनता है पैरा फिनॉल सल्फोनिक अम्ल। इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल भी बोल सकते हैं या फिर पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही मुख्य नाम हमने अब डाल दिए हैं। कारण ये है कि फिनॉल की अभिक्रिया करवा रहे थे तो यहाँ फिनॉल अपने नाम को खोना नहीं चाहता, तो फिर हम फिनॉल का नाम भी उसमें शामिल कर देते हैं, वरना ऑर्थो फिनॉल की जगह ऑर्थो हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं। और IUPAC ने इस नाम को भी वैलिड कर रखा है कि ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक अम्ल दोनों ही मुख्य नाम आप लिख सकते हो, क्योंकि सल्फोनिक अम्ल का SO3H समूह की प्राथमिकता क्रम में ये OH से पहले आता है, इसीलिए सल्फोनिक अम्ल मुख्य नाम हमने बोल दिया इसका। ठीक है, इसके बाद है फिनॉल के बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जैसा कि आपको पता है 2 तरह की होती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। ये बार बार आती हैं और अब तो आपके दिमाग में ये रटी गई होंगी अभिक्रिया कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण का मतलब है कि 3 अभिकारक होंगे, 2 उनमें अभिकारक सेम होंगे। जहाँ भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एल्कीलीकरण अभिक्रिया का नाम आएगा 2 अभिकारक सेम होंगे। कौन से, एल्किल हैलाइड AlCl3 और तीसरा अभिकारक अभिक्रिया के अनुसार होगा। तो हमने फिनॉल लिया है या बेंजीन ली है या क्लोरोबेंजीन ली है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अभिक्रिया बेंजीन वलय पर ही होनी है, तो यहाँ पर हम फिनॉल का एल्कीलीकरण देख रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा। तो हमने क्या लिया, फिनॉल लिया, एल्किल हैलाइड के रूप में मेथिल क्लोराइड लिया और AlCl3 लिया। तो पहले पद में क्या होता है, एल्किल हैलाइड यानी कि मेथिल क्लोराइड AlCl3 के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ से ये बंध टूटता है, Cl- जाकर
AlCl3 के साथ जुड़ जाता है और ये बनता है कार्बोकैटायन। मेथिल कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है। ये जाता है किसके पास, फिनॉल के पास। और आपको अच्छे से पता है कि कहाँ जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। OH के साथ बेंजीन वाले पर जब CH3 भी आता है तो वो हो जाता है क्रिस्टॉल। और ये CH3 OH के ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा है तो इसे बोलेंगे ऑर्थो क्रिस्टॉल, और पैरा स्थिति पर जुड़ा है तो पैरा क्रिस्टॉल। और जो हाइड्रोजन निकला वो पहले से ही विलीन में इंतजार कर रहे AlCl4 ऋणात्मक आयन के साथ अभिक्रिया करता है और सह उत्पाद बना लेता है HCl और AlCl3। एसिटिलीकरण में इतना सा ही अंतर है कि यहाँ पर एल्किल हैलाइड की जगह एसिटिल हैलाइड है। एसिटिल क्लोराइड लिया हमने तो बंद वैसे ही टूटेगा। ये Cl बंद के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगा AlCl3 के पास, ये बन जाएगा AlCl4। इस कार्बन पे आ जाएगा धनावेश, ये कहलाता है एसिटिल समूह। CH3CO समूह को बोलते हैं एसिटिल समूह। ये जाकर ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ता है तो एसिटिलीकरण बोल दिया। ठीक है, उल्टा मत जोड़ दिया करो, कुछ बच्चे इसको उल्टा जोड़ देते हैं और ये प्रैक्टिस नहीं करते, उन्हीं की ये हालत होती है। जैसे ये इस तरह से जोड़ देते हैं, जिन्होंने एक दो बार अपने हाथ से इस अभिक्रिया को नहीं लिखा वही ये गलती करते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है कि इसी तरह से सजा के दी जाए आपको। मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा, मान लिया एग्ज़ाम में मैंने ऐसे लिख दिया AlCl3 उत्पाद लिखिए, तो आप समझ जाना कि मैंने कहा था 3 तरह के अभिकारक अगर दिख रहे हैं आपको, फिनॉल, बेंजीन या क्लोरोबेंजीन। फिनॉल, बेंजीन या क्लोरोबेंजीन, उसके साथ यदि ये दिख गया एसिटिल क्लोराइड और AlCl3 तो आप समझ जाना कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण है। और यदि इसकी जगह क्या दिख गया, CH3Cl दिख गया तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है। और आपको पता है कि फिर पहले ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो उनमें से हमें क्या प्राप्त होगा, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये प्राप्त होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3CO+, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जुड़ने का तरीका बदल जाएगा कि अब की बार ये CH3 से जुड़ेगा। जुड़ने का तरीका तो वही रहेगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये धनावेश किसके ऊपर है। और ये इसका उत्तर यहाँ से आएगा, धनावेश किसके ऊपर है, इस कार्बन के ऊपर है। तो ये वाला कार्बन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो जाके जुड़ता है, ये वाला CH3 इसी तरह से जुड़ेगा। तो आप इसको इस तरह से मत जोड़ देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या बना, ऑर्थो एसिटिल फिनॉल और पैरा एसिटिल फिनॉल। अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण भी 2 तरह से होता है, 2 तरह की परिस्थितियों में होता है। पहली परिस्थिति क्या है, फिनॉल जब ब्रोमीन जल के आधिक्य के साथ क्रिया करता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। तो पहली परिस्थिति क्या है कि हमने और कुछ नहीं लिया, फिनॉल लिया, ब्रोमीन जल Br2 ही होता है। जब ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है तो उसे ब्रोमीन जल बोल देते हैं। तो फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाई तो क्या बनता है, मुख्य उत्पाद 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। ठीक है, लेकिन दूसरी परिस्थिति क्या ले रहे हैं हम, यदि फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से इनकी उपस्थिति में करवाई जाती है, या तो कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायकों की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो नहीं मिलेगा। तो क्या बनेगा, मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होगा। यानी कि जो Br है, यहाँ से निकला Br, वो तीनों जगह नहीं जुड़ेगा। चाहे कितने ही Br सॉल्यूशन में है, विलियन में है, चाहे Br की कितनी मात्रा आपने डाल दी, लेकिन सिर्फ एक ही Br बेंजीन वाले पर जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। यानी कि मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद ही प्राप्त होता है। किन की वजह से, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड की वजह से। इसीलिए ये अभिक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि यहाँ भी आपको कंफ्यूज करने के लिए 3Br2 लिख दिया, यानी कि Br2 कितने अणु लिख दिए, 3 लिख दिए,
जबकि सिर्फ एक ही अणु अभिक्रिया में भाग लेता है। एक H जो निकला वो Br2 के एक परमाणु के साथ जुड़कर HBr बना लेता है और दूसरा Br जुड़ जाता है। तो बाकी के 2 Br2 अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए 3Br2 लिख दिया। तो आप अब सोच रहे हो कि एक ही Br जोड़ेंगे तो बाकी के 2 Br नाराज़ हो जाएंगे, तो आप उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। तो आप क्या करते हो, आप ये बना के आ जाते हो। और जब ये बना के आ जाते हो तो कौन नाराज़ हो जाता है? एग्जामिनर। वो आपके नंबर काट लेता है, ठीक है ना। उसके बाद है फ्रिश पुनर्विन्यास। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।